इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक काल के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई उसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो भी इन कालों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई वो लूसेंट में यहाँ पर एक एक पॉइंट में दे रखा है, उसे हम यहाँ पर गौर करेंगे। तो पूरा पाषाण काल का जो आजीविका का मेन आधार था वो था शिकार। शिकार उस समय मेन आजीविका थी पूरा पाषाण काल में, और ये पहली आर्थिक क्रिया भी है। जैसा कि हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जो पहली आर्थिक क्रिया थी मनुष्य की वो आखेट और भोजन संग्रह थी। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार भी हुआ था। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। आविष्कार हो रहे हैं यहाँ पर, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार होगा तो धीरे धीरे यहाँ पर खाना बनाया जाएगा और धीरे धीरे सेटल होगा। यहाँ पर मनुष्य जो है ना, एक कृषि की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर तक पहुँचने में मनुष्य को एक समय लगा कि वो एक स्थायी निवास बनाए, अपना एक स्थायित्व। मनुष्य की ज़िंदगी में जो स्थायित्व आया वो एक लंबे समय काल के बाद आया। तो वो कैसे आया? तो यहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है कि एक एक करके चीज़ें आविष्कार उनके मनुष्य के द्वारा आविष्कार होता है उनका, और धीरे धीरे वो मनुष्य जो होता है वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, प्रकृति के नियमों को समझता है और प्रकृति के नियमों को समझते हुए ही अपने जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये पूरा पाषाण काल से होते हुए मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, ये एक क्रमबद्ध है मनुष्य के इतिहास का, मनुष्य की क्रमबद्ध विकास का एक क्या है, इतिहास है ये। तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति आई थी वो नव पाषाण काल में आई थी कि अब चलो एक सेटलमेंट कहीं पर बना लें, एक फिक्स अपना घर बना लें। इस टाइप की जो प्रवृत्ति आई थी वो नव पाषाण काल में आई थी, नव पाषाण काल में आई थी। और मनुष्य ने पालतू, जो सबसे पहला जानवर जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया उसका नाम कुत्ता था। कुत्ता मनुष्य ने क्या बनाया था? पहला पालतू जानवर बनाया था कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने पहले अपने औजारों के लिए पहले मनुष्य के द्वारा पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ताम्र पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा तांबा धातु का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो सर्वप्रथम जिस धातु का इस्तेमाल मनुष्य ने किया उसका नाम था तांबा। और जो खास बात यहाँ पर दे रखी है, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला पहला जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। क्या थी? कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। ध्यान दें बच्चों कि भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का जो कार्य है वो 1863 में हुआ था। ध्यान दें, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का जो कार्य हुआ वो कब से शुरू हुआ? 1863 से शुरू हुआ। कब से? 1863 से, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, याद रखना रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, यहाँ पर लिखा भी है इसका नाम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, ये देखिए, इन्होंने 1863 में क्या किया? पल्लवरम में, मद्रास का एक इलाका पड़ता है, पल्लवरम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। पल्लवरम से, कहाँ से? पल्लवरम से पूर्व पाषाण काल के क्या किए थे? औजार प्राप्त किए थे, यानी कि कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ये पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है कि पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल की खोज हुई थी। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लवरम यानी कि वर्तमान में मद्रास में पड़ता है। ध्यान दीजिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। आगे इसमें जो काम का है वो पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि पहले धातु जो थी वो तांबा धातु थी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था और इसी नव पाषाण काल के दौरान मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी आ गई थी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। और इसी नव पाषाण काल में पहिए का भी क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। ध्यान देना आगे। और क्या है खास?
मेहरगढ़, याद रखना मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान पड़ता है। और मेहरगढ़ किसके लिए फेमस था? अन्न उत्पादक स्थल के तौर पर, अन्न उत्पादक स्थल के तौर पर। कृषि का जो पहला उदाहरण मिलता है, एग्रीकल्चर का पहला जो उदाहरण मिलता है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। जबकि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसल है वो गेहूं और जौ थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। लेकिन जब बात करेंगे पहली फसल कौन सी थी, तो पहली फसल गेहूं थी। पहली फसल का नाम क्या था? गेहूं थी। जबकि सबसे प्राचीन फसलों में दोनों आएंगे, गेहूं और जौ, लेकिन पहली फसल किस में आ गई? गेहूं। गेहूं सबसे पहली फसल थी जिसे कृषि के लिए अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कोल्डी हवा से मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली थी रॉबर्ट ब्रूस फूड के बारे में। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। असम का श्वेतभ्रू गिबन जो है वो भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपि है। श्वेतभ्रू गिबन जो है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपि है। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल युग की एक सबसे बड़ी बस्ती जो थी वो इनाम गांव थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। और इसी महाराष्ट्र में जोरवे भी पड़ता है और जोरवे संस्कृति भी यहीं पर थी। और इनाम गांव का संबंध जोरवे संस्कृति से है। यहाँ पर एक अलग टाइप की संस्कृति डेवलप हुई थी। कहाँ? इनाम गांव में। इसके अलावा अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा है, इसको भी हम समझ लेते हैं डिब्बे में। ये देखिए अलग अलग संस्कृतियाँ उसमें पनपी थी, तो अलग अलग संस्कृति में अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए यहाँ पर इसका नाम भी अलग अलग संस्कृतियों को उनके बर्तन के हिसाब से रख दिया गया है। जैसे कि मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये मालवा जो संस्कृति थी यहाँ पर काला और लाल नाम के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। काला और लाल नाम के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। तो अलग अलग संस्कृति में अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल होता था। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। किसमें? पाषाण काल में। बुर्जहोम जो कि कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। वहाँ धूसर टाइप के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। जोरवे में लाल रंग के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। दक्षिणी नवपाषाण काल में चमकीले धूसर का और पूरी नवपाषाण काल में भूरा लाल नाम के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। इस टाइप के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। आगे बढ़ते हैं। क्या है खास? एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम है रिजले। क्या नाम है? रिजले। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे रिजले। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से भारत की पॉपुलेशन का प्रजातीय विभेदीकरण किया। क्या किया? प्रजातीय विभेदीकरण किया। किन्होंने किया? रिजले ने। रिजले ने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। प्रजातीय विभेदीकरण किया। किसने किया? रिजले ने, याद रखना। और यहाँ पर दो बातें और है खास। नर्मदा घाटी में पहला प्रमाण मिलता है किस बात का? मनुष्य संबंधी। भारत में मनुष्य, क्या भारत में मनुष्य रहते थे? इस बात का पहला प्रमाण जो मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। जीवाश्म के जो साक्ष्य मिले हैं वो शिवालिक की पहाड़ियों में भी मिलते हैं। शिवालिक की पहाड़ी से हमें जीवाश्म के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये बातें थी लुसेंट के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में जो भी मुख्य घटनाएं घटित हुई। आगे हम पढ़ते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। लुसेंट कहती कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक का था। 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो करी थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। कांस्य युग का मतलब हो गया इस युग में क्या हुआ था? कांसे धातु का इस्तेमाल होने लगा था। और कांसा धातु जो है तांबा और टिन से मिलकर बनता है। कांसा एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और एसन से मिलकर बनती है। यानी कि इस समय काल के जो लोग थे वो कांसे धातु का इस्तेमाल करते थे, कॉपर में टिन मिलाकर करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। एक और बात, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे स्थल मिलते हैं, बहुत सारे पुरास्थल मिलते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पश्चिम में
कौन सा पूरा स्थल है, तो और सबसे पूर्व में, सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में कौन सा पूरा स्थल मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो गौर करते हैं। सबसे पश्चिम में जो पूरा स्थल मिलता है सिंधु सभ्यता का, उसका नाम है सुत कांगिंडोर। सुत कांगिंडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद पूर्वी इलाके में आता है आलमगीरपुर। कौन सा पुर? आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में मेरठ में पड़ता है, आलमगीरपुर। उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन पड़ता है? सबसे उत्तर में मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में, मांदा सबसे उत्तर का पूरा स्थल हो गया। और सबसे दक्षिण का पूरा स्थल जो होगा दायमाबाद। क्या हो गया? दायमाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो 4 प्रमुख स्थल हो गए जो कि पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण में स्थित थे सिंधु घाटी सभ्यता के। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें 6 प्रमुख नगर थे। 6 प्रमुख नगर थे: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति का सबसे जो ज़्यादा जहाँ पर स्थल खोजे गए हैं हड़प्पा संस्कृति के, वो गुजरात है। वो क्या है? गुजरात है। याद रखना, गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए? गुजरात में, ध्यान देना। आगे इसी गुजरात में 2 बड़े स्थल हैं। एक है धौलावीरा। धौलावीरा बड़ा फेमस स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, और सबसे बड़ा भी क्या है? स्थल है। भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धौलावीरा। उसके अलावा गुजरात में हमें लोथल भी देखने को मिलता है। लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े बंदरगाहों की बात यहाँ पर हो रही है, लोथल और शुतकोदता। लेकिन लोथल कहाँ पर था? गुजरात में था। शुतकोदता तो पाकिस्तान में पड़ता है। कालीबंगन जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। याद रखना, इसी कालीबंगन में मनके बनाने का भी कारखाना स्थित था। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी ही मिलते हैं, नक्काशीदार ईंटों के, कालीबंगन, इसी कालीबंगन से क्या होते हैं? अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगन से क्या मिलते हैं? अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य, ये भी कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से ही मिलते हैं। ध्यान देना, जूते हुए खेत के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य और अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ से मिले? कालीबंगन से ही मिले हैं। जो मनके बनाने का कारखाना था उसमें तो चन्हू दड़ू आता है। क्या आता है? चन्हू दड़ू आता है। क्या आता है? चन्हू दड़ू। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। मोहनजोदड़ो से हमें 2 बड़ी चीजें मिलती हैं। एक है अन्नागार और दूसरा है वृहत स्नानागार। अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। और मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये आ गया अब यहाँ पर अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगन और लोथल से मिला है। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमने कहा था अन्नागार और वृहत स्नानागार मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जैसे पशु विराजमान हैं, वो दिखाए गए हैं उस शील पर, उस मुहर पर। मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की कांस्य धातु की मूर्ति भी मिलती है। नर्तकी की कांस्य धातु की मूर्ति भी कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। हड़प्पा की ज्यादातर जो मोहरें हैं उसमें एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है, एक ही सींग है उसकी। हड़प्पा के मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने, ये आ गया यहाँ पर, मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हू दड़ो में मिले हैं। ये लोथल कई बार आ रहा है। लोथल कहाँ? गुजरात में। क्या है? बंदरगाह था। और क्या मिला है यहाँ पर? मनके बनाने के कारखाने। इसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं? लोथल में ही मिले हैं। चन्हू दड़ो मनके बनाने के कारखाने में शामिल था। आगे ऑब्वियस बात है, सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित होती है और व्यापार के लिए जरूरी हो जाता है कि आप एक लेखन प्रणाली बनाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की भी एक लेखन प्रणाली थी जिसे भाव चित्रात्मक कहा गया है, यानी कि अल्फाबेटिकल नहीं थी, चित्रात्मक थी। और कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता भी सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी, जिसमें क्या हुआ था? सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था। ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया था। ग्रिड पद्धति के तहत 90 डिग्री के एंगल पर ये एक दूसरे को काटती थी। कौन? गलियां और सड़कें। ग्रिड पद्धति।
और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य स्थल था, मुख्य फसल जो थी गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। एक और बात, यहाँ के लोग थोड़े से घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि पिछवाड़े की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल की अगर हम बात करें, केवल लोथल नगर की बात करें, तो वहां पर घरों के दरवाजे जो हैं वो सड़क की ओर खुलते थे। लोथल को छोड़कर बाकी सभी जगह घरों के दरवाजे पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सेंधोवासी मिठास के लिए, स्वीट्स के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। ओह, शहद बहुत ही आयुर्वेदिक, हम कहेंगे आजकल तो शहद का महत्व बढ़ता जा रहा है कोरोना के बाद। तो शहद का प्रयोग करते थे सेंधोवासी मिठास के लिए। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से, लोथल फिर आ गया, चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इसका मतलब धान की खेती करते थे। चावल के जो पहले साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से ही मिले हैं। चावल के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो हम पाषाण काल की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रागैतिहासिक काल की बात नहीं कर रहे हैं। लोथल से मिले हैं चावल के पहले साक्ष्य। सुरकोतता, कालीबंगन और लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतता, कालीबंगन और लोथल। फिर से लोथल आ गया, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द लोथल। घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। वहाँ पर एक तौल की इकाई भी थी। मैंने कहा एक नगरीय सभ्यता थी, व्यापार होता था, वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। तो ऑब्वियस बात है एक मेजरमेंट तो वहाँ पर जरूर अपनाया जाता होगा, तौल तो जरूर अपनाया जाता होगा। तो तौल की जो इकाई थी, मापने की जो इकाई होती थी, वो संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। किस अनुपात में होती थी? 16 के अनुपात में होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। यानी कि स्थलीय परिवहन का इस्तेमाल होता था, स्थल परिवहन का इस्तेमाल होता था। हालांकि सिंधु सभ्यता में जल परिवहन का भी इस्तेमाल होता था, क्योंकि अगर पश्चिमी एशिया से उनके जो व्यापारिक जो रिश्ते थे उसमें अवश्य ही जल परिवहन का भी इस्तेमाल होता होगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिस शब्द का मतलब किससे लिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। उसमें क्या कहा गया है? नाविकों का देश कहा गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वणिक हाथों में था। वणिक व्यापारी वर्गों के हाथों में था। नगरीय सभ्यता थी, इसलिए कहा गया कि शायद वणिक वर्ग ही लोग इसको चलाते होंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं कह रहा हूं मैं, लूसेंट के अनुसार। एनसीईआरटी में तो बातें अलग अलग हैं। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट ने कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को देवी मानते थे। कैसी देवी? उर्वरता की देवी। ऑब्वियस बात है, तो उसकी पूजा भी करते होंगे। वृक्ष पूजा भी की जाती थी, शिव पूजा, जो कि आज भी क्या है? चलती है हमारे हिंदू सभ्यता के अंतर्गत। आज भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। स्वस्तिक चिन्ह जो है वो यहीं से आया है, वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वस्तिक चिन्ह का आज भी क्या है? रोल है हमारी सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित होती थी। पशुओं में कोबड़ वाला सांड जो था वो विशेष पूजनीय था। याद रखें, सांड जो था वो पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां भी मिली हैं वहां पे, मिट्टी की मूर्तियां, और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां का समाज मातृ सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं, मातृ सत्तात्मक। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्तुओं का प्रयोग भी करते थे। सूती और ऊनी वस्तुओं का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग भी करते थे। ये सब चीजें यहाँ पर मनोरंजन के लिए की जाती होंगी। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग क्या तलवार से परिचित थे? नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तर के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं, क्योंकि हमने अभी पता किया था कि कालीबंगन से अग्निकुंड मिलता है ना, अग्निकुंड यहाँ से मिलता है। तो ये बात, अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं।
और एक और बात, वहाँ के सिंधु सभ्यता के नगरों को दो भागों में बांटा गया है। वहाँ दो प्रकार की बस्तियाँ हैं, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर जो बस्तियाँ हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो होता है ऊंचे प्लेटफॉर्म में होता था। मोहनजोदड़ो में यही कहानी है कि वहाँ पर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर दुर्ग होता था और निचले प्लेटफॉर्म पर निचला शहर होता था, जहाँ पर आम लोग रहते थे। दुर्ग में शासकीय वर्ग के लोग रहते होंगे। ये सब बातें थी। चारों ओर से किले से घिरा जाता था। और यहाँ पर बात हो रही कि कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर भी, जहाँ आम लोग रहते थे, वो भी किले से घिरा हुआ था। ज़्यादातर दुर्ग ही किले से घिरा रहता था, लेकिन कालीबंगन में निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा थी, जी हाँ पर्दा प्रथा थी। वेश्यावृत्ति थी, जी हाँ सैंधव सभ्यता में वेश्यावृत्ति भी थी। शवों को जलाने के लिए और गाड़ने वाली प्रथा भी वहाँ मौजूद थी। शवों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। जबकि लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। युग्म मतलब कपल, एक साथ मतलब पुरुष और स्त्री एक साथ उनकी समाधियां मिली हैं लोथल और कालीबंगन से। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभावी कारण जो माना गया है बाढ़, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी। संभवतः ये भी अनुमान लगाया गया, क्या पता बाढ़ ने ही इस सभ्यता का विनाश कर दिया हो। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहा जाता था। यहाँ पर जो मिट्टी का यहाँ, अच्छा एक और चीज़, ईंट के यहाँ पर बड़ी फेमस है। ईंट एक निश्चित अनुपात में होते थे यहाँ पर, जो किस अनुपात में होते थे? 4:2:1, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है ये। ऊंचाई की 4 गुनी होती थी लंबाई और 2 गुनी होती थी चौड़ाई, ध्यान देना। और यहाँ पर आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहा जाता है। जो मिट्टी आग में पकाई जाती है उसको क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। आगे इसमें क्या लिखा है? सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मैप से ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु, बुचनुदड़ो सिंधु, कालीबंगन घग्गर, कोरदीजी सिंधु, रंगपुर मादर, रोपड़ सतलज, लोथल, भोगवा, आलमगीरपुर, हिंडन, सुतकागिंडोर, दास्क, बनमाली, रंगोई। यहाँ पर प्रमुख जो हैं वो हैं सिंधु वाले। सिंधु हड़प्पा भी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के किनारे बसा था, जबकि हड़प्पा, जिसके सिंधु घाटी का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो ये दोनों सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। कोरदीजी भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। जबकि अगर हम बात करें हिंडन, आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु सभ्यता का, जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, बात करते हैं रोपड़ की, तो ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल, जो कि गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह था उस समय, भोगवा नदी के किनारे बसा था। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है खास? यहाँ तक तो हमने बातें कर दी खत्म। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय काल जो बताया गया है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय काल बताया गया है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व बताया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे थे। ये आए कहाँ से थे आर्य? मैक्स मुलर कहता था कि ये आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों द्वारा जो सभ्यता बनाई गई थी उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और आर्यों द्वारा जो सभ्यता बनाई गई थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृति थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृति। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो अब आ रहा है, ध्यान दें। आर्यों की प्रशासनिक इकाई होती थी, अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां होती थी, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र जो है, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। पहले कुल बनेगा, सबसे छोटी जो इकाई होगी प्रशासन की वो कुल होगी, उसके बाद कुल से ग्राम बनेगा, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहेंगे, फिर ग्रामों से विश्व बनेगा, विश्व के प्रधान को विश्वपति कहेंगे, कई विषयों से जन बनेगा, जन के शासक को राजन कहते थे। जन के शासक को राजन कहते थे। और क्या होता था वहाँ पर कुछ खास? राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। जी हाँ, बिना अधिकारियों के तो प्रशासन चलाया नहीं जा सकता, तो वहाँ पर पुरोहित और सेनानी जो थे वो राज्य अधिकारी थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ भी पुरोहित थे और विश्वामित्र भी पुरोहित थे। तो यहाँ बताया गया है कि जो वरिष्ठ पुरोहित थे वो रूढ़िवादी थे,
मतलब प्राचीन सोच वाले, और विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। आगे क्या बताया गया इसमें, कुछ खास है? जी हाँ, खास है। सुत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी भी, और भी अधिकारी थे, रत्नी कहे जाते थे। तो जो रत्नी अधिकारी थे वो सुत, रथकार और कम्मादी, ये रत्नी कहे जाते थे। और रत्नी, अगर हम अधिकारियों की बात करें तो इन्हें रत्नी कहा जाता था। रत्नी कहा जाता, रत्नी का मतलब किससे? अधिकारियों से। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है, 12 बताई गई। याद रखना, रत्नी अधिकारियों को कहा जाता था, और जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। इसके अलावा पूरब किसे कहते थे? दुर्गपति को कहते थे। पूरब दुर्गपति को कहते थे। स्पष्ट कौन होता था? ये गुप्तचर होता था, जो जनता की गतिविधियों को देखता था। स्पष्ट कौन होता था? गुप्तचर होता था, जो जनता की गतिविधियों को देखता था। वाजपति कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था वाजपति। वाजपति कौन था? गोचर भूमि का, गाय चराने वाली भूमि का अधिकारी होता था। उग्र कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाला बंदा उग्र कहलाता था। उग्र कहलाता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, जैसा कि हम बाद में पढ़ेंगे कि एक न्यायाधिकारी भी बनाया जाता है। इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है तो एक न्यायाधिकारी की पोस्ट भी, शूद्र की हम जिसकी बात करते हैं, इस टाइप का भी उल्लेख मिलता है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। उस समय सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। किसकी सभा? सभा किससे मिलकर बनती थी? सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों से मिलकर बनती थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों से मिलकर बनती थी। जबकि जो समिति थी वो सामान्य जनता का क्या करती थी? प्रतिनिधित्व करती थी। और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां क्या सभा और समितियों में भाग ले सकती थी? जी हाँ, स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? ऑब्वियस बात है, राजा करेगा। और युद्ध के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? गविष्टि शब्द का इस्तेमाल हुआ है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है गायों की खोज। गविष्टि का मतलब क्या होता है? गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 रागी युद्ध का उल्लेख हुआ है। और यह युद्ध क्या बता रहा है? यह युद्ध बता रहा है कि रावी नदी के तट पर, जिसे उस समय काल में परुषणी नदी कहते थे, उस नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास ने 10 जनों को हरा दिया। इसीलिए इसका नाम 10 राग युद्ध पड़ा, जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में बताया गया है। इसके बारे में आगे, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पुरुष सूक्तक में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। चतुर्वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। सिंधु सभ्यता में हमने देखा था कि समाज वहाँ पर मात्र सत्तात्मक बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था या पितृ सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई वहाँ पर परिवार थी, कुल थी। अभी हमने पढ़ा था कुल के बाद फिर ग्राम आता था। तो इसके मुखिया को क्या कहते थे? कुल के मुखिया को पिता होता था। कुल का मुखिया जो होता था पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। तो परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। जिस तरीके से ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, उसी तरीके से परिवार और कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था, जो कि पिता ही होता था। पितृ प्रधान व्यवस्था थी ना। तो स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, जैसा कि आज भी लेती हैं। बाल विवाह प्रचलन में नहीं थी और पर्दा प्रथा भी प्रचलन में नहीं था, लेकिन सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा था कि पर्दा प्रथा प्रचलन में थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, देवर के साथ। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों यानी कि पढ़ी लिखी विद्वान स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास, ये कुछ विदुषी स्त्रियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं भी वहां मौजूद थी, जिन्हें अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को। सोमरस वहां का मुख्य पेय पदार्थ था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे: वाश, अधिवास और उष्णीष। वाश, अधिवास और उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है खास? आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। लेकिन प्रिय देवता इंद्र था। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था?
इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। जिसे श्याम अयस कहा जाता था। लोहे को श्याम अयस कहा जाता था, जबकि तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहित अयस कहा जाता था, जबकि लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। पणी वो बंदा होता था जो व्यापारी के तौर पर काम करता था, जो दूर दूर तक जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली मौजूद थी। इसका मतलब किसी प्रकार की मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था, करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता था। क्या उस जमाने में सूदखोर होते थे? बिल्कुल होते थे। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को सूदखोर यानी कि वैकनॉट कहा जाता था। वैकनॉट कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को क्या कहा जाता था? अग्नि। अग्नि 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 ये अग्नि जो है मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। जैसे कि आज भी हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो आहुति देते हैं ना अग्नि देवता को, तो वो भी आज मध्यस्थ के तौर पर ही काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का केवल एक ही बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का केवल एक ही बार हुआ है, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख तो कई बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख तो ऋग्वेद में कई बार हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन की नदियों के बारे में पढ़ना अब जरूरी हो जाता है, जिसे उस समय काल में किसी और नाम से जाना जाता था। जैसे कि कुर्रम की अगर हम बात करें तो कुर्रम को उस समय काल में क्रुब कहा जाता था। काबुल को कुबा। तो मेन पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे ब्यास को विपाशा कहा जाता था। ब्यास को विपाशा कहा जाता था। गंडक को शदानीरा कहा जाता था। झेलम को वितस्ता कहा जाता था। चिनाब को आस्किनी कहा जाता था। रावी को परुषणी, अभी हमने पढ़ा था रावी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? दास यज्ञ युद्ध हुआ था। सतलज को शत्रुधि कहा जाता था। गोमल को गोमती कहा जाता था। ये प्रमुख नदियों के नाम हो गए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गया। ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही। अभी हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे थे जिसमें इंद्र प्रमुख देवता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो था वो प्रिय देवता बन गया था। ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि इंद्र कौन सा देवता था? युद्ध का नेता था। वर्षा का देवता भी था। अग्नि जो था वो देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ के तौर पर काम करते थे। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता होते थे। समुद्र का देवता इन्हें कहा जाता था। धौ आकाश का देवता, याद रखना, धौ जो था वो आकाश का देवता था। जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, देखो इंद्र अग्नि वरुण ये तो हमें पहले से ही पता होते हैं। धौ जो होता है वो हमें नहीं पता होता है। ये आकाश का देवता था, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति के देवता को कहते थे। उषा, आश्विन, ये आप देख सकते हो। पशुओं के देवता को पूषण कहते थे। विष्णु के बारे में तो हमें पता ही है कि विश्व के संरक्षक पालनकर्ता होते हैं। मरुत आंधी तूफान के देवता होते हैं। उषा जो होते हैं वो प्रगति और उत्थान देवता होते हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था, ये भी हमें पता ही है। राजसूय यज्ञ करवाने की प्रथा उस समय मौजूद थी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, वहाँ तो पूछा भी गया है यूपी पीसीएस में। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल रेखा को सीता कहा जाता था और हल को सीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा प्रचलन में आ गई थी। निष्क और शतमान नाम की मुद्रा यहाँ पर प्रचलन में थी। आगे, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन यहाँ पर सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। भारत में 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, जिसमें से सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन है। और सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने होते हैं? 25 होते हैं, जिसमें से पहला तत्व प्रकृति है। पहला तत्व क्या है? प्रकृति है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से की गई है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से? मुंडको। आगे बढ़ते हैं। क्या है खास? गायत्री मंत्र, ये तो हमने पढ़ लिया था। नाम सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध जो है ऋग्वेद से है। ऋग्वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में, जो कि यूपी में पड़ता है, पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर पहली बार किया गया था।
और कुछ खास जो हमें पढ़ने लायक है यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी बातें ये रहेगी। मैंने अभी बताया था आपको षड दर्शन है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सांख्य दर्शन है। तो ये षड दर्शन कौन कौन से हैं? चार्वाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। ये हो गए तुम्हारे। वैसे यहाँ पर 7 दे रखे हैं। ये मीमांसा को यहाँ पर बांटा गया है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनके प्रवर्तकों के नाम भी याद होने चाहिए। चार्वाक के चार्वाकी हैं, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, ये इनको याद रखना, सांख्य के कपिल थे, न्याय के गौतम, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के जैमिनी और बादरायण, और वैशेषिक के कौन थे? कणाद और उलुक भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? उलुक भी कहा जाता है। तो ये बात हो रही थी सांख्य दर्शन के से संबंधित भारत के जो दर्शन है। और सांख्य दर्शन सभी दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। टोटल दर्शन कितने हैं भारत में? 6 दर्शन है। कितने हैं? षड दर्शन, 6 दर्शन है। अच्छा, कुछ बातें और रहेगी क्या इसमें? बिल्कुल, यहाँ पर ये रहेगी कि गाय को अधनिया कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था? अधनिया मतलब न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। अधनिया, याद रखना, अधनिया कहा जाता था। ओके। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। तो ये बातें खत्म हुई हमारी यहाँ तक। जितनी बातें पढ़ी हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और ये वैदिक सभ्यता के बारे में। आगे हम इसमें जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। वो अगले वाले टॉपिक में हम इसे पढ़ेंगे। नई वीडियो में इस टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे। मगध और मौर्य साम्राज्य ऑफिस, आगे टॉपिक को हम बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर एक बातें और रह गई हैं कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का भी जन्म हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल का के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। एक बात और रहेगी कि गोत्र नामक संस्था का जन्म जो हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? गोत्र, ये गोत्र आपको पता होगा। गोत्र को लेकर 2 नियम थे। गोत्र को लेकर 2 नियम थे। पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि जैसे लड़की, अगर स्त्री की हम बात करें तो स्त्री शादी के बाद उसका क्या हो जाता था? वो अपने पति वाले गोत्र में शामिल हो जाती थी। दूसरा, एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते थे, ध्यान देना। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और नए वीडियो में आते हैं नए टॉपिक को लेकर। गुड बाय।